हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban चैप्टर 15 क्विडिच कप फाइनल। उसने उसने मुझे ये चिट्ठी भेजी है। हरमाइनी ने चिट्ठी आगे बढ़ाते हुए कहा। हैरी ने चिट्ठी ले ली। उसके अंदर का जन्मपत्र गीला था। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदों के कारण स्याही कई जगह पर इतनी फैल गई थी कि उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। प्रिय हरमाइनी, हम हार गए। हमें उसे हॉगवर्ट्स लाने की इजाज़त मिल गई है। मृत्युदंड की तारीख बाद में तय होगी। बीकी को लंदन में खूब मज़ा आया। तुमने हमारी जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हैग्रिड। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, हैरी बोला। वो ऐसा नहीं कर सकते। बग भी खतरनाक नहीं है। मैल्फॉय के डैडी ने खतरनाक प्राणी खात्मा समिति को डरा दिया है। हरमाइनी अपनी आंख पोंछते हुए बोली। तुम तुम जानते हो ना वो कैसे है। समिति में बहुत से मूर्ख बूढ़े थे। सबके सब डरे हुए थे। जाहिर है अपील होगी जैसे कि हमेशा होती, पर मुझे सब अभी उम्मीद नहीं है हैरी। कुछ भी तो नहीं बदलेगा। नहीं, कुछ तो बदलेगा, रॉन ने आवेश से कहा। तुम्हें इस बार अकेले मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हरमाइनी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रॉन, रॉन। हरमाइनी ने अपनी बाहें रॉन के गले में डाल दी और फूट फूट कर रोने लगी। इससे रॉन दहशत में आ गया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को अजीब ढंग से थपथपाने लगा। आखिरकार हरमाइनी उससे दूर हट गई। सुबकते हुए ही वो बोली, हम सॉरी रॉन, मुझे स्कैबर्स के बारे में बहुत अफसोस है। ओह, वो तो बूढ़ा हो चुका था, रॉन ने कहा। हरमाइनी ने उसे छोड़ दिया था। इस बात से वो राहत महसूस कर रहा था। और वो किसी काम का भी तो नहीं था। हो सकता है मम्मी डैडी आप मेरे लिए कुल्लू खरीदते। ब्लैक की दूसरी घुसपैठ के बाद से विद्यार्थियों की सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े हो गए थे कि हैरी, रॉन और हरमाइनी के लिए शाम को हैग्रिड के घर जाना असंभव हो गया था। उन्हें उससे बात करने का इकलौता मौका जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में मिलता था। बगबी के फैसले से उसे पूरी तरह से सदमा लग गया था। सब हमारी गलती है। वहाँ हमारी बोलती बंद हो गई। वो सब वहाँ पर काले दुशालों में बैठे थे और हम हम तो अपने नोट्स गिरा रहे थे। हरमाइनी, हम वो तारीखें भी भूल गए जो तुमने हमें लिख कर दी थी। फिर लूसियस मैल्फॉय खड़ा हुआ और उसने अपनी बात रखी। और खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अभी भी अपील बाकी है, रॉन ने गुस्से से कहा। अभी हार मत मानो, हम इस बार मेहनत करेंगे। इसके बाद वो लोग बाकी क्लास के साथ महल वापस लौटने लगे थे। आगे उन्हें मैल्फॉय दिखा, जो क्रैब और गोयल के साथ चल रहा था। वो पीछे मुड़कर अपमानजनक हंसी हंस रहा था। कोई फायदा नहीं है रॉन, हैग्रिड ने दुख भरी आवाज में कहा जब वो महल की सीढ़ियों तक पहुंचे। पूरी समिति लूसियस मैल्फॉय की जेब में है। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि बीकी का बचाव और समय अच्छा गुजरे। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हैग्रिड मुड़ा और तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। उसने चेहरा अपने रुमाल में छिपा लिया था। उस रोतले को तो देखो। मैल्फॉय, क्रैब और गोयल महल के दरवाजे के भीतर छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे। क्या तुमने कभी इतना गिरा हुआ घटिया आदमी देखा है? और ये हमारा टीचर है, मैल्फॉय ने कहा। हैरी और रॉन गुस्से से मैल्फॉय की तरफ बढ़े, लेकिन हरमाइनी सबसे पहले उसके पास पहुंची और हरमाइनी ने अपनी पूरी ताकत से मैल्फॉय को एक थपाड़ा मार दिया था। मैल्फॉय लड़खड़ा गया। हैरी, रॉन, क्रैब और गोयल चारों हैरान रह गए जब हरमाइनी ने हाथ दोबारा उठाया। दोबारा कभी हैग्रिड को घटिया आदमी कहने की हिम्मत मत करना, तुम गंदे दुष्ट प्राणी। हरमाइनी, रॉन ने कमजोर स्वर में कहा और हरमाइनी के दोबारा उठे हाथ को पकड़ने की कोशिश की। रॉन, दूर हटो मुझसे। हरमाइनी ने छड़ी तान दी थी। मैल्फॉय पीछे हट गया। क्रैब और गोयल उसके आदेश के इंतजार में ताक रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग तो चकरा गए थे। चलो, मैल्फॉय बुदबुदाया और अगले ही पल वो तीनों नागशक्ति के तहखाने की तरफ जाने वाले गलियारे में ओझल हो गए। हरमाइनी, रॉन ने दोबारा कहा। वो हैरान लेकिन प्रभावित दिख रहा था। हैरी, अच्छा होगा कि तुम उसे क्विडिच फाइनल में पटक पटक करा रहा हो, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। मैं नागशक्ति की जीत इस बार सहन नहीं कर पाऊंगी। सम्मोहन की क्लास का टाइम हो गया है, रॉन ने हरमाइनी की तारीफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा होगा हम चल दें। वो संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर प्रोफेसर फ्लिटविक की क्लास की तरफ जल दिए। जैसे ही हैरी ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, प्रोफेसर फ्लिटविक ने थोड़ा फटकारते हुए कहा। तुम दोनों का देर हो गई बच्चों, जल्दी से अंदर आ जाओ और अपनी छड़ियाँ बाहर निकाल लो। आज हम लोग प्रसन्नता सम्मोहन सीखेंगे। हमने जोड़ियाँ बना ली है, तुम दोनों भी बना लो। हैरी और रॉन जल्दी से पीछे वाली डेस्क पर गए और अपने बैग खोल लिए। रॉन ने कहा, एक मिनट, हरमाइनी कहाँ गई? हैरी ने भी पलट कर देखा। हरमाइनी क्लास में थी ही नहीं। हालांकि हैरी ने जब दरवाज़ा खोला था तब तो वो वहीं थी। अजीब बात है,
हैरी ने रॉन को घूरते हुए कहा। शायद शायद वो बाथरूम गई हो। लेकिन हरमाइनी क्लास खत्म होने तक लौटी ही नहीं। यार, प्रसन्नता सम्मोहन से तो उसे अच्छा लगता, रॉन ने कहा जब सभी विद्यार्थी लंच के लिए जाने लगे। सब खुलकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि प्रसन्नता सम्मोहन की वजह से वो बहुत खुश थे। हरमाइनी लंच में भी नजर नहीं आई। एप्पल पाई खत्म होते होते प्रसन्नता सम्मोहन का असर कम होने लगा और हैरी और रॉन को चिंता होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालफॉय ने उसे कुछ कर दिया हो, रॉन ने चिंता से कहा। जब वो गरुड़ के टावर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़े, वो पहरा देने वाले दैत्यों के पास से गुजरे। मोटी औरत को पासवर्ड बताया, अटकन चटकन, और तस्वीर के छेद से होते हुए हॉल में पहुंच गए। हरमाइनी एक टेबल पर बैठी थी। वो गहरी नींद में थी और उसका सिर अंकों का जादुई महत्व की खुली किताब पर रखा था। रॉन उसके एक तरफ बैठ गया और हैरी दूसरी तरफ। हैरी ने उसे हिलाकर जगाया। क्या क्या हरमाइनी चौंक कर जागी और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। क्या चलने का वक्त हो गया क्या? कौन सी क्लास है? ज्योतिष, लेकिन 20 मिनट बाकी है। हरमाइनी, तुम सम्मोहन की क्लास में क्यों नहीं आए? क्या? ओ नहीं, हरमाइनी चीखी। सम्मोहन की क्लास में जाना तो मैं भूल ही गई। लेकिन तुम भूल कैसे सकती हो? क्लासरूम के बाहर तक तो तुम हमारे साथ ही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हरमाइनी ने दुखी होते हुए कहा। क्या प्रोफेसर फ्लिटविक गुस्सा हो रहे थे? ओ, ये सब उस मैलफॉय की वजह से हुआ है। मैं उसके बारे में सोच रही थी और मैं सब कुछ भूल गई। तुम्हें पता है हरमाइनी, रॉन ने अंकों का जादुई महत्व की उस बड़ी किताब को देखते हुए कहा, जिसका प्रयोग हरमाइनी तकिए के रूप में कर रही थी। मुझे लगता है कि अब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हरमाइनी ने अपनी आंखों पर से बाल हटाते हुए कहा और अपने बैग की तलाश करते हुए यहाँ वहाँ देखा। मुझसे बस एक गलती हो गई है, बस इतनी सी बात है। अच्छा होगा मैं प्रोफेसर फ्लिटविक के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँ। मैं ज्योतिष की क्लास में सीधा मिलूंगी तुमसे। हरमाइनी 20 मिनट बाद ट्रिलॉनी की क्लासरूम में जाने वाली सीढ़ियों पर मिली। वो बहुत परेशान लग रही थी। ओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने प्रसन्नता सम्मोहन वाली क्लास छोड़ दी और मेरा दावा है ये परीक्षा में पक्का आएगा। प्रोफेसर फ्लिटविक ने इशारा किया है ये परीक्षा में आएगा। वो साथ साथ सीढ़ी चढ़कर धुंधले दम घोंटू मीनार कक्ष में गुजरे। हर छोटी टेबल पर एक भाग्य दर्पण चमक रहा था, जिसमें मोती जैसी सफेद धुंध भरी थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ एक गोल टेबल के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे लग रहा था कि भाग्य दर्पण अगले टर्म में होगा, रॉन बोला। वो चारों तरफ सावधानी से ताक रहा था कि ट्रिलॉनी कहीं छिपकर सुन तो नहीं रही। शिकायत मत करो भाई, इसका मतलब है कि हस्तरेखा से पीछा छूटा, हैरी ने बुदबुदा कर कहा। वो जब भी मेरा हाथ देखती थी और हर बार उनके सांस खींचने से मैं तो तंग आ गया था। स्वागत है, चिरपरिचित धीमी आवाज आई और ट्रिलॉनी हर बार की तरह इस बार भी अंधेरे के बीच से नाटकीय ढंग से प्रकट हुई। पार्वती और लैमेंडर रोमांच से थिरक उठी। उनके चेहरे उनके भाग्य दर्पण की दूधिया रोशनी में चमक रहे थे। मैंने भाग्य दर्पण को थोड़ा पहले पढ़ाने का फैसला किया है, प्रोफेसर ट्रिलॉनी ने कहा। वो आग की तरफ पीट करके बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। ज्योतिष की शास्त्र और मेरी अंदरूनी आंख ने मुझे बताया है कि भाग्य दर्पण तुम्हारी परीक्षा में आएगा, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। हरमाइनी हंसी। सच्ची? ज्योतिष से इन्हें पता चला है? पेपर कौन बनाता है? ये बनाती है? क्या भविष्यवाणी है। उसने आवाज अपनी धीमे रखने का कष्ट भी नहीं किया। ये कहना मुश्किल था कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उसके शब्द सुने या नहीं, क्योंकि उनका चेहरा अंधेरे में छिपा था। बहरहाल उन्होंने आगे इस तरह कहा जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना हो। उनकी आवाज़ सपनीली ही नहीं। भाग्य दर्पण में देखना एक बहुत ही जटिल कला है। मुझे उम्मीद नहीं जब तुम पहली बार इसकी अनंत गहराई में झांकोगे तो तुम में से कोई भी इसमें कुछ भी देख पाएगा। हम अपने चेतन मस्तिष्क और बाहरी आंखों को शिथिल करने का अभ्यास करेंगे। रॉन बेकाबू होकर हंसने लगा और हंसी की आवाज़ को दबाने के लिए उसने अपनी मुट्ठी अपने मुंह में भर ली, ताकि हमारा अवचेतन मस्तिष्क और अंदरूनी आँख साफ साफ देख सकें। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद क्लास के अंत तक तुम में से कुछ लोग भविष्य को देखने लगोगे। और फिर क्लास शुरू हो गई। कम से कम हैरी के वो भाग्य दर्पण में घूरना बेवकूफ़ी लग रही थी। वो अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके दिमाग में ये बकवास है जैसे विचार लगातार मंडरा रहे थे। इससे कोई मदद नहीं मिली कि रॉन दबी आवाज़ में बस हंसे जा रहा था और हरमाइनी बुदबुदाते हुए बुरा भला कह रही थी। कुछ दिखा? हैरी ने 15 मिनट तक शांति से भाग्य दर्पण में देखने के बाद पूछा। हाँ, इस टेबल पर जलने का निशान है, रॉन ने इशारा करके बताया। शायद कोई मोमबत्ती गिरी होगी। ओ, ये तो समय की बर्बादी है,
हरमाइनी ने फुफकारते हुए कहा। इसके बजाय मैं कोई ढंग का काम कर लेती। अरे मैं प्रसन्नता सम्मोहन का अभ्यास कर लेती। प्रोफेसर ट्रेलॉनी पास से गुजरी। उन्होंने अपने कड़े खनकाते हुए कहा, अपने भाग्य दर्पण की छायाओं की भविष्यवाणी विश्लेषण करने में किसे मेरी मदद चाहिए? मुझे मदद की जरूरत नहीं है, रॉन ने धीमे से कहा। इसका मतलब तो साफ है। इसका मतलब है आज रात को हरा पड़ेगा। हैरी और हरमाइनी दोनों की हंसी छूट गई। क्या करते हो? प्रोफेसर ट्रेलॉनी बोली, जब सबके सिर उनकी दिशा में घूम गए। पार्वती और लैवेंडर उन्हें बहुत गुस्से से देख रही थी। तुम लोग भविष्य दृष्टि के कंपनों में बाधा डाल रहे हो। वो उनकी टेबल के पास आई और भाग्य दर्पण में झांकने लगी। हैरी को दिल डूबता महसूस हुआ। उसे यकीन था कि उसे पता है वो क्या कहेंगे। यहाँ पर कुछ है, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने फुसफुसाकर कहा और अपना चेहरा दर्पण के पास किया, जिससे उनके बड़े चश्मे में उसके दो प्रतिबिंब नजर आने लगे। कोई चीज हिल रही है, लेकिन ये क्या है? क्या है क्या? हैरी अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, जिसमें उसकी फायर बोल्ट भी शामिल थी, कि चाहे वो जो भी चीज़ हो अच्छी तो नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। अरे! प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने सांस खींचते हुए हैरी को घूरा। यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो तुम्हारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है और करीब आता जा रहा है। हरमाइनी बीच में जोर से बोल पड़ी। कहीं वो बेवकूफ ग्रिम तो नहीं है ना? प्रोफेसर ट्रेलॉनी अपनी बड़ी आंखें उठाकर हरमाइनी के चेहरे को देखने लगी। पार्वती ने फुसफुसाकर लैवेंडर से कुछ कहा और दोनों हरमाइनी को घूरने लगी। प्रोफेसर ट्रेलॉनी उठकर खड़ी हुई और उसे गुस्से से देखने लगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पल तुमने इस क्लास में कदम रखा था, उसी पल मैं समझ गई थी कि तुम में ज्योतिष की महान कला समझने के गुण नहीं है। दरअसल मुझे याद नहीं है कि आज तक मुझे ऐसा कोई विद्यार्थी मिला हो जिसका दिमाग इतना इतना बंद हो। एक पल की खामोशी रही, फिर ठीक है, हरमाइनी बोली। फिर वो उठकर खड़ी हुई और भविष्य का खुलासा किताब अपने बैग में ठूंस दी। ठीक है, उसने अपने कंधे पर बैग लटकाया, जिससे रॉन कुर्सी से गिरते गिरते बचा। मैं ये सब्जेक्ट छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पूरी क्लास हैरानी से देखती रही जब हरमाइनी ने दरवाजे पर लात मारकर उसे खोला और सीढ़ियाँ उतरकर ओझल हो गई। क्लास को दोबारा व्यवस्थित होने में कुछ मिनट लग गए। ऐसा लगता था कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी ग्रिम के बारे में सब कुछ भूल गई थी। वो हैरी और रॉन की टेबल के पास से तत्काल चली गई। उनकी सांस थोड़ी तेज चलने लगी जब उन्होंने अपने पतले शॉल को और कसकर लपेट लिया। ओह! लैवेंडर ने अचानक कहा, जिससे हर कोई चौंक गया। ओह! प्रोफेसर ट्रेलॉनी, मुझे अभी-अभी याद आया। आपने पहले उसके छोड़कर जाने की भविष्यवाणी की थी, है ना प्रोफेसर? ईस्टर के आसपास कोई हम में से एक हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। आपने तो ये पहले ही कह दिया था प्रोफेसर। प्रोफेसर ट्रेलॉनी रेशमी अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, मैं सचमुच जानती थी कि मिस ग्रेंजर हमें छोड़कर चली जाएंगी, पर मैं आशा कर रही थी कि शायद मैंने गलत विश्लेषण कर लिया हो। अंदरूनी आँख होना कितना कष्टदायक हो सकता है। लैवेंडर और पार्वती बहुत प्रभावित दिख रही थी। वो इस तरह से बैठ गई ताकि प्रोफेसर ट्रेलॉनी उनकी टेबल पर आ सके। हरमाइनी के तो मज़े हैं, रॉन ने बुदबुदाकर हैरी से कहा। "हम्म।" हैरी ने भाग्य दर्पण में देखा, लेकिन उसे सफ़ेद धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखा। क्या ट्रेलॉनी को सचमुच ग्रिम दिखा था? क्या वो उसे भी दिखेगा? क्विडिच फाइनल करीब आ रहा था, इसलिए वो किसी घातक दुर्घटना का शिकार नहीं होना चाहता था। ईस्टर की छुट्टियां आनंददायक नहीं थी। थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को कभी इतना सारा होमवर्क नहीं मिला था। नेविल लॉन्ग बॉटम की तो हालत खराब थी, और सिर्फ उसका ये हाल नहीं था। अरे इसे छुट्टी कहता है कोई? सीमस फिनिगन एक दोपहर को हॉल में गरजा। परीक्षाएं कोसों दूर है, ये लोग चाहते क्या है? लेकिन हरमाइनी को जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी तो किसी को भी नहीं करनी थी। ज्योतिष का विषय छूटने के बाद भी हरमाइनी को बाकी सबसे ज़्यादा विषय पढ़ने थे। आमतौर पर वो रात को सबसे आखिर में हॉल छोड़कर जाती थी और अगली सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी में मिलती थी। लुमिन की तरह ही उसकी आंखों के नीचे भी काले घेरे आने लगे थे। ऐसा लगता था कि वो कभी भी रो देगी। रॉन ने बकबी के मुकदमे में अपील की जिम्मेदारी ले ली थी। जब वो होमवर्क नहीं कर रहा होता था तो मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था, जिनके नाम इस तरह के थे: गरुड़ अश्व के मनोविज्ञान की हैंडबुक और पशु या पिशाच, गरुड़ अश्व की क्रूरता का अध्ययन। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि क्रुकशंक्स पर गुस्सा होना भी भूल गया था। इस दौरान हैरी को अपने होमवर्क के साथ साथ हर दिन क्विडिच की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। इसके अलावा वुड के साथ रणनीति पर अंतहीन चर्चा तो होती ही थी। गरुड़द्वार नागशक्ति का मैच ईस्टर की छुट्टियों के बाद पड़ने वाले शनिवार को होने वाला था। नागशक्ति की टीम टूर्नामेंट में पूरे 200 पॉइंट आगे थी। इसका ये मतलब था, जैसा कि वुड अपनी टीम को बार बार याद दिलाता था, कि उन्हें कब जीतने के लिए 200 पॉइंट से ज़्यादा के अंतर से मैच जीतना होगा। इसका यह भी मतलब था कि जीतने का दारोमदार खास तौर पर हैरी के कंधों पर होगा।
क्योंकि सुनहरी गेंद पकड़ने पर 150 पॉइंट मिलते थे। तुम्हें सुनहरी गेंद सिर्फ तब पकड़नी है जब हम 50 पॉइंट से ज़्यादा की लीड पर हो, वुड हैरी को बार बार बताता। सिर्फ तभी हैरी, जब हम 50 से ज़्यादा पॉइंट से आगे हों, वरना हम मैच जीत जाएंगे पर कप हार जाएंगे। तुम समझ गए ना? सुनहरी गेंद सिर्फ तभी पकड़नी है जब हम। मैं जानता हूँ ओलिवर, हैरी चिल्लाकर बोला। पूरा गरुड़द्वार हाउस आने वाले मैच की दीवानगी में डूबा था। गरुड़द्वार ने आखिरी बार क्विडिच कप तब जीता था जब मशहूर चार्ली वीजली, रॉन का बड़ा भाई, खोजी था। उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हैरी को विश्वास था कि इस बार क्विडिच कप जीतने की जितनी हसरत उसके मन में है, उतनी उसकी टीम के किसी खिलाड़ी के, यहाँ तक कि वुड के मन में भी नहीं होगी। हैरी और मैल्फॉय की दुश्मनी चरम बिंदु पर थी। मैल्फॉय अब भी हॉग्समीड में कीचड़ फेंकने की घटना पर जला भुना था। वो और भी गुस्सा इसलिए था क्योंकि हैरी न जाने कैसे सजा पाने से बच गया था। दूसरी ओर हैरी ये नहीं भूला था कि चीलघात वाले मैच में मैल्फॉय ने उसे झाड़ू पर से गिराने की कोशिश की थी। बकबी के मामले की वजह से उसने संकल्प कर लिया था कि वो पूरे स्कूल के सामने मैल्फॉय को धूल चटा देगा। किसी को भी याद नहीं था कि किसी मैच के पहले कभी इतना ज़्यादा तनाव रहा हो। छुट्टियां खत्म होते होते दोनों टीम और हाउसों के बीच का तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गलियारों में छुटपुट झगड़े होने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप गरुड़द्वार का 4th ईयर का एक विद्यार्थी और नागशक्ति का 6th ईयर का एक विद्यार्थी अस्पताल भी पहुंच गए थे, क्योंकि उनके कान से पौधे अंकुरित होने लगे थे। हैरी के लिए यह समय खास तौर पर बुरा था। उसके क्लास में जाते समय नागशक्ति के विद्यार्थी टांग अड़ाकर उसे गिराने की कोशिश करते। वो जहाँ जाता क्रैब और गोयल प्रकट हो जाते, लेकिन जब वो उसे विद्यार्थियों से घिरा देखते तो निराश होकर चले जाते थे। वुड ने सबको निर्देश दे रखा था कि हैरी के साथ हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए, क्योंकि नागशक्ति के विद्यार्थी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पूरे गरुड़द्वार हाउस ने इस चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार किया। अब हैरी के लिए समय पर क्लास में पहुंचना तो असंभव हो गया था, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत से विद्यार्थी बातें करते हुए चलते थे। पर हैरी अपने बजाय अपनी फायर बोल्ट की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंतित था। जब वह उस पर सवारी नहीं करता था तो उसे संभाल कर संदूक में बंद कर देता था, और अक्सर क्लासेस के बीच के खाली समय में गरुड़द्वार हाउस में भागकर जांच करने जाता था कि फायर बोल्ट सुरक्षित है या नहीं। मैच से पहले वाली रात को गरुड़द्वार के हॉल में सभी सामान्य गतिविधियां बंद हो गई। यहाँ तक कि हरमाइनी ने भी किताबें एक तरफ रख दी। उसने परेशानी से कहा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरा ध्यान भटक रहा है। वहाँ काफ़ी शोर हो रहा था। फ्रेड और जॉर्ज तनाव दूर करने के लिए सामान्य से ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे और ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। ओलिवर वुड एक कोने में क्विडिच पिच के मॉडल पर झुका था और उस पर रखे छोटे मोहरों को अपनी छड़ी से कुरेदते हुए बुदबुदा रहा था। एंजेलिना, एलिसिया और केटी फ्रेड और जॉर्ज के चुटकुलों पर हंस रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ इन सब से थोड़ी दूर बैठा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि अगले दिन के बारे में ना सोचे, क्योंकि जब भी ऐसा करता था तो हर बार उसे भयानक एहसास होता था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ उसके पेट से निकलने की कोशिश कर रही है। हालांकि हरमाइनी खुद बहुत दहशत में थी, पर उसने हिम्मत बंधाते हुए कहा, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे पास फायर बोल्ट है, रॉन बोला। हाँ, हैरी ने कहा। उसके पेट में खलबली थी। उसे राहत का एहसास हुआ जब वुड अचानक खड़े होकर चिल्लाए, सभी खिलाड़ी अभी अपने अपने बिस्तर पर जाओ। हैरी अच्छी तरह सो नहीं पाया। उसने सपना देखा कि वो ज़्यादा देर तक सोता रह गया और वुड चीख रहा था, तुम थे कहाँ? हमें तुम्हारी बजाय नेविल को खिलाना पड़ा। फिर उसने सपना देखा कि मैल्फॉय और नागशक्ति की टीम के बाकी खिलाड़ी मैच में ड्रैगन पर सवारी कर रहे हैं, और तूफानी रफ्तार से वो उड़ रहा था कि मैल्फॉय के ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली लपटों से वो बचने की भी कोशिश कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपनी फायर बोल्ट भूल आया है, और वो ऊंचाई से नीचे गिरने लगा और झटके के साथ जाग गया। हैरी को कुछ पल बाद जाकर ये समझ आया कि मैच तो हुआ ही नहीं था। वो सुरक्षित रूप से बिस्तर में लेटा था और नागशक्ति की टीम को निश्चित रूप से ड्रैगन की सवारी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो खामोशी से अपने बिस्तर से नीचे उतरा और खिड़की के नीचे रखे चांदी के जग में से पानी पीने गया। बाहर शांति और सन्नाटा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और अंधेरे जंगल के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर हवा का कोई नामो निशान भी नहीं था। लड़ाकू पेड़ हमेशा की तरह स्थिर खड़ा था और मासूम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच के लिए मौसम आदर्श रहेगा। हैरी ने अपना ग्लास रख दिया। वो अपने बिस्तर पर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसकी निगाह किसी चीज़ पर पड़ी। कोई जानवर चांदनी में नहाए लॉन के पार चल रहा था। हैरी अपने बिस्तर के पास वाली टेबल तक भाग कर गया। उसने चश्मा उठाकर पहना और तेज़ी से खिड़की के पास आया। ये ग्रिम नहीं हो सकता था, अब भी नहीं, मैच के ठीक पहले तो नहीं। उसने एक बार फिर मैदान की तरफ देखा। 1 मिनट तक हड़बड़ी में नज़र दौड़ाने के बाद उसे जानवर दिखा। अब वो जानवर जंगल के कोने पर घूम रहा था। ये ग्रिम नहीं था, ये तो बिल्ली थी। हैरी ने राहत में
खिड़की की चौखट को पकड़ लिया जब उसने उसकी पूंछ पहचान ली। ये तो क्रुकशंक्स था, या फिर क्रुकशंक्स के साथ और भी कोई था। हैरी ने गौर से देखते हुए अपनी नाक खिड़की के कांच से सटा ली। क्रुकशंक्स लगभग रुक गया था। हैरी को लगा कि उसे पेड़ों की छाया में और भी कोई चीज़ हिलती दिखाई दे रही थी, और अगले ही पल वो चीज़ सामने आ गई। बड़े बालों वाला एक विशाल काला कुत्ता। वो कुत्ता चुपके से लॉन के पार जा रहा था और क्रुकशंक्स उसके साथ चल रहा था। हैरी घूरता रह गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर क्रुकशंक्स को भी कुत्ता दिखाई दे रहा है तो वो मौत का अपशकुन नहीं हो सकता। रॉन! हैरी ने फुसफुसा कर कहा, रॉन उठो! "हैं? मैं चाहता हूँ तुम कुछ देखो।" बहुत अंधेरा है हैरी, रॉन भारी आवाज में बोला। किस बारे में बात कर रहे हो? वहां नीचे। हैरी ने तत्काल खिड़की के बाहर देखा। क्रुकशंक्स और कुत्ता दोनों गायब हो चुके थे। हैरी खिड़की की चौखट पर चढ़ा ताकि महल की छाया में नीचे देख सके, पर वहां कोई नहीं था। वो कहाँ चले गए थे? तेज खर्राटे की आवाज से उसे पता चल गया कि रॉन फिर सो गया था। हैरी और गरुड़द्वार की टीम बाकी खिलाड़ियों के साथ अगले दिन जब बड़े हॉल में पहुंचे तो जोरदार हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। हैरी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि चील घात और मेहनतकश की टेबलों पर से भी तालियां बज रही थी। अलबत्ता नागशक्ति की टेबल हाय हल्ला कर रही थी। हैरी का ध्यान इस तरफ भी गया कि मैल्फॉय का चेहरा आज हमेशा से कहीं ज़्यादा पीला था। वुड ने पूरे नाश्ते के दौरान अपनी टीम को अच्छी तरह खाने के लिए प्रेरित किया, पर उसने खुद कुछ नहीं खाया। फिर बाकी लोगों के नाश्ता खत्म करने से पहले ही वो अपने खिलाड़ियों को लेकर जल्दी से पिच की तरफ चल दिया ताकि टीम माहौल और मौसम का जायजा ले सके। उनके निकलने पर भी बड़े हॉल में एक बार जोर से हर्ष ध्वनि हुई। गुड लक हैरी, चो चैंग बोली। हैरी का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। सूरज थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है जिससे तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है देखने में। इस बात का ध्यान रखना, ज़मीन सख्त है। अच्छा है, हम तेज़ी से ऊपर चलेंगे। वुड पिच पर चहलकदमी करता रहा और अपने पीछे चल रही टीम के साथ चारों तरफ देखता रहा। आखिरकार महल का सामने वाला दरवाज़ा खुला और विद्यार्थी अंदर आने लगे। चेंजिंग रूम में चलो, वुड ने कहा। अपने लाल दुशाले पहनते समय कोई कुछ नहीं बोला। हैरी सोच रहा था कि क्या उन्हें भी इस तरह लग रहा होगा जैसे उसने नाश्ते में कोई अजीब सी अकड़ने वाली चीज़ खा ली हो। फिर वुड बोला, ठीक है, समय हो गया, अब चलो। भारी शोर शराबे के बीच वो पिच तक चल कर गए। भीड़ में 3/4 लोगों ने लाल गुलाब के बैजेस लगा रखे थे और वो लाल झंडे लहरा रहे थे जिन पर गरुड़द्वार का शेर बना हुआ था। इसके अलावा वो बैनर भी लहरा रहे थे जिन पर लिखा था, गरुड़द्वार जीतेगा और कप शेरों का है। बहरहाल नागशक्ति के गोल के पीछे लगभग 200 लोग हरे दुशालों में बैठे थे। उनके झंडों पर नागशक्ति का चांदी का सांप चमक रहा था और प्रोफेसर स्नेप सबसे आगे वाली लाइन पर बैठे थे। वो भी बाकी सब की तरह हरे दुशाले में थे और उनके चेहरे पर एक भद्दी सी नफरत भरी मुस्कुराहट थी। और ये आ गई गरुड़द्वार की टीम, ली जॉर्डन चीखा, जो हमेशा की तरह आज भी कमेंट्री कर रहा था। पॉटर, बेल, जॉनसन, स्पिरिट, जॉर्ज वीजली, फ्रेड वीजली और वर्ड। इसे पिछले कुछ सालों में हॉगवर्ट्स की सबसे अच्छी टीम माना जाता है। ली के शब्दों पर नागशक्ति के सिरे से हाय हाय होने लगी। और ये नागशक्ति की टीम आ गई जिसका नेतृत्व कप्तान मार्कस फ्लिंट कर रहा है। उसने कुछ खिलाड़ी बदले हैं, ऐसा लगता है उसने योग्यता पर कम डील डॉल पर ज़्यादा ध्यान दिया है। नागशक्ति के दर्शकों ने एक बार फिर हाय हाय की। बहरहाल हैरी ने सोचा ली की बात तो सही थी। मैल्फॉय नागशक्ति की टीम का सबसे छोटा खिलाड़ी था और बाकी सब लोग भारी भरकम थे। मैडम हूच बोली, कप्तानों, हाथ मिलाओ। फ्लिंट और वुड ने एक दूसरे से कसकर हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही सामने वाले की उंगलियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अपनी झाड़ुओं पर चढ़ो, मैडम हूच ने कहा। 3, 2, 1। उनकी सीटी की आवाज़ भीड़ के शोरगुल में डूब गई जब 14 झाड़ुएं हवा में उड़ी। हैरी के बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे और हवा में उड़ने का रोमांच उसके डर को गायब कर गया। उसने चारों तरफ देखा, मैल्फॉय उसी के पीछे था। हैरी सुनहरी गेंद की तलाश में तेजी से चल दिया। और गरुड़द्वार के पास तूफान है। गरुड़द्वार की एलिसिया स्पिनट तूफान को लेकर सीधे नागशक्ति के गोल की तरफ बढ़ रही है। शाबाश एलिसिया। नहीं, नागशक्ति के वारिंगटन ने तूफान छीन लिया और वह तेजी से चला जा रहा है। धड़ाक। ओ, जॉर्ज वीजली ने पहलवान को अच्छे तरीके से मारा जिस वजह से वॉरिंगटन के हाथ से तूफान छूट गया, जिसे जॉनसन ने पकड़ लिया। एक बार फिर तूफान गरुड़द्वार के पास है। आगे बढ़ो एंजेलिना। मॉन्टेग्यू को कुशलता से पार किया। बचना एंजेलिना, उधर से पहलवान आ रहा है। उसने स्कोर कर दिया। गरुड़द्वार 10-0 से आगे है। पिच के सिरे से घूमकर एंजेलिना ने हवा में मुक्का मारा। नीचे लाल दुशालों का समुद्र खुशी से हिलोरे मार रहा था। आउच! मार्कस फ्लिंट ने एंजेलिना को टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से वो अपनी झाड़ू से गिरते गिरते बची। सारे
फ्लिंट ने भीड़ के हाय हाय के बीच में कहा, सारी ऐसे देखा नहीं। अगले ही पल फ्रेड वीजली ने अपना मारक वाला मुदगर फ्लिंट के सिर के पिछले हिस्से पर मार दिया। फ्लिंट की नाक उसकी झाड़ू के हैंडल से इतनी जोर से टकराई कि उसमें खून बहने लगा। बहुत हो गया, मैडम हूँ चीख कर उनके बीच आ गई। गरुड़द्वार को पेनल्टी क्योंकि उनके धावक पर जबरन हमला किया गया। नागशक्ति को भी पेनल्टी क्योंकि उनके धावक पर को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई। नहीं मैडम, फ्रेड चीखा, लेकिन मैडम हुच ने सीटी बजा दी और एलिसिया पेनल्टी लेने आगे पहुंची। दर्शक खामोशी से देखने लगे। ली ने चिल्लाकर कहा, दिखा दो एलिसिया। वाह, उसने कीपर को छका दिया। गरुड़द्वार 20-0 से आगे हो चुका है। हैरी ने फायरबोल्ट को तेजी से घुमाया ताकि वो फ्लिंट को देख सके, जिसकी नाक से अब भी काफी खून बह रहा था। वो नागशक्ति की पेनल्टी लेने जा रहा था। वुड अपना जबड़ा भींचकर गरुड़द्वार के गोल के सामने मंडरा रहा था। जब फ्लिंट मैडम हुच की सीटी का इंतजार कर रहा था तो ली जॉर्डन ने दर्शकों को बताया, जाहिर है वुड सबसे अच्छा कीपर है, बहुत अच्छे, इसे बचाना बहुत मुश्किल है, सचमुच बहुत मुश्किल, लेकिन कमाल हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा वुड ने गोल बचा लिया। राहत की सांस लेते हुए हैरी उड़ चला और सुनहरी गेंद की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन उसका ध्यान ली की कमेंट्री के हर शब्द पर भी था। उसके लिए अनिवार्य था कि वो मैलफॉय को सुनहरी गेंद से तब तक दूर रखे जब तक कि गरुड़द्वार की टीम 50 से ज्यादा पॉइंट से आगे ना हो। गरुड़द्वार के पास तूफान है, नहीं नागशक्ति के पास, नहीं फिर से तूफान गरुड़द्वार के पास है, केटी बेल आगे बढ़ रही है, ये जानबूझकर किया गया था। नागशक्ति के धावक मोंटेग्यू केटी के ठीक सामने लहराता हुआ आया और तूफान के बजाय उसने केटी का सिर पकड़ लिया। केटी हवा में घूमी लेकिन झाड़ू पर बने रहने में कामयाब हो गई। बहरहाल तूफान उसके हाथ से छूट गया। मैडम हुच की सीटी एक बार फिर से गूंजी। वो उड़कर मोंटेग्यू के पास पहुंची और चिल्लाने लगी। 1 मिनट बाद केटी ने पेनल्टी लेकर एक और गोल कर दिया। 30-0, ये लोग कंधे धोखेबाज। जॉर्डन, अगर तुम ठीक से कमेंट्री नहीं कर सकते, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ प्रोफेसर। हैरी को एक जोरदार रोमांचक झटका लगा। उसे सुनहरी गेंद दिख गई थी। वो गरुड़द्वार के गोल पोस्ट के नीचे चमक रही थी, लेकिन वो अभी उसे नहीं पकड़ सकता था अगर मैलफॉय ने उसे देख लिया। अचानक हैरी ने ऐसा अभिनय किया कि उसे सुनहरी गेंद दिख गई हो। उसने अपनी फायर बोल्ट मोड़ी और नागशक्ति के गोल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल कामयाब हुई। मैलफॉय भी तेजी से उसके पीछे उड़ने लगा। जाहिर है वो ये सोच रहा था कि हैरी को वहां सुनहरी गेंद दिखी है। चटा! एक पहलवान हैरी के दाएं कान के पास से गुजरा। इसे नागशक्ति के दैत्याकार मारक डेरेक ने मारा था। अगले ही पल दूसरा पहलवान हैरी की कोहनी को छूता हुआ निकल गया। बोल नाम का दूसरा मारक भी करीब आ रहा था। हैरी को एक हल्की सी झलक दिखी कि बोल और डेरिक दोनों अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए आ रहे थे और उन्होंने मुदगर उठा रखे थे। उसने बिल्कुल आखिरी पल पर अपने फायर बोल्ट को ऊपर किया, जिस वजह से बोल और डेरिक की जोरदार टक्कर हो गई। जब नागशक्ति के मारक अपना सिर मलते हुए एक दूसरे से अलग हुए तो ली जॉर्डन ने हंसते हुए कहा, बुरी बात है लड़कों, फायरबोल्ट को हराने के लिए और फुर्ती दिखानी चाहिए। और गरुड़द्वार के पास फिर तूफान है। जॉनसन ने तूफान को अपने कब्जे में कर लिया। उसके सामने फ्लिंट है। उसकी आंखों में गुदगुदी कर दो एंजेलिना। मैं तो मजाक कर रहा था प्रोफेसर, नहीं मैं मजाक कर रहा था। अरे नहीं, फ्लिंट ने तूफान को छीन लिया है। वो गरुड़द्वार के गोल की तरफ बढ़ा है। वुड, गोल बचा लो। लेकिन फ्लिंट ने गोल कर दिया। नागशक्ति के दर्शकों में खुशी का विस्फोट हुआ और ली ने इतनी गंदी गाली दी कि प्रोफेसर मैगोनेगल ने उससे मेगाफोन छीनने की कोशिश की। सॉरी प्रोफेसर, सॉरी, ये सब दोबारा नहीं होगा। गरुड़द्वार 30-10 से आगे और तूफान गरुड़द्वार के पास है। हैरी अब तक जितने भी मैच खेला था, ये उनमें सबसे गंदा मैच साबित हो रहा था। नागशक्ति के खिलाड़ी इस बात पर गुस्सा थे कि गरुड़द्वार ने इतनी जल्दी लीड ले ली थी। वो तूफान छीनने के लिए हर हथकंडा अपना रहे थे। बोल ने एलिसिया को अपने मुदगर से मार दिया और ये कहने की कोशिश की कि उसने एलिसिया को पहलवान समझ लिया। जॉर्ज वीजली ने बदला लेने के लिए बोल के मुंह पर कोहनी दे मारी। मैडम हुच ने दोनों को पेनल्टी दे दी। वुड ने एक बार फिर शानदार तरह से गोल बचा लिया, जिससे स्कोर 40-10 हो गया। सुनहरी गेंद फिर गायब हो गई थी। मैलफॉय अब भी हैरी के करीब ही था, जो सुनहरी गेंद की खोज में चारों तरफ देख रहा था। एक बार, बस एक बार गरुड़द्वार की टीम 50 पॉइंट आगे तो हो जाए। केटी ने फिर गोल कर दिया, 50-10। फ्रेड और जॉर्ज उसके आसपास पहरा दे रहे थे। नागशक्ति के खिलाड़ी इस गोल से चिढ़कर केटी को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने मुदगर उठा रखे थे। बोल और डेरेक ने फ्रेड और जॉर्ज की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए वुड को घायल कर दिया। उन्होंने दोनों पहलवान वुड की तरफ दे मारे, जो एक के बाद एक उसके पेट में लगे। वुड की हवा निकल गई और वो अपनी झाड़ू पर लटक गया। मैडम हुच ने आपा खो दिया। वो बोल और डेरिक पर बरसते हुए चीखी, जब तक तूफान गोल के आसपास ना हो तब तक कीपर हम पर हमला नहीं कर सकते। गरुड़द्वार को फिर पेनल्टी। और एंजेलिना ने पेनल्टी लेकर गोल कर दिया, 60-10। कुछ पल बाद फ्रेड वीजली ने वॉरिंगटन की तरफ पहलवान मार दिया, जिससे उसके हाथ से तूफान छूट गया। एलिसिया ने तूफान को पकड़कर नागशक्ति के गोल में डाल दिया, 70-10। गरुड़द्वार के दर्शक इतने जोर से चीखने लगे कि उनका गला बैठ गया। गरुड़द्वार की टीम 60 पॉइंट से आगे थी और अगर हैरी अभी सुनहरी गेंद पकड़ लेगा तो वो कब जीत जाएंगे।
हैरी जब पिच के चारों तरफ उड़ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि सैकड़ों आंखें सिर्फ उस पर जमी थी। मैल्फॉय उसके ठीक पीछे उड़ रहा था और फिर हैरी को सुनहरी गेंद दिख गई। वो उससे 20 फुट ऊपर चमक रही थी। हैरी ने रफ्तार बढ़ा दी। हवा उसके कानों में गरज रही थी। उसने हाथ फैलाया, लेकिन अचानक उसकी फायरबोल्ट धीमी होने लगी थी। दहशत से उसने नीचे की तरफ देखा। मैल्फॉय ने आगे झुककर फायरबोल्ट की पूंछ पकड़ ली थी और उसे पूरी ताकत से खींच रहा था। तुम! हैरी को इतना गुस्सा आया कि वो मैल्फॉय को लात मारना चाहता था, लेकिन उसके पास तक पहुंच नहीं सकता था। फायरबोल्ट को पकड़ने की कोशिश के कारण मैल्फॉय हाँफने लगा था, पर उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। जो वो चाहता था हो गया था। सुनहरी गेंद फिर गायब हो गई। पेनल्टी! गरुड़ द्वार को पेनल्टी! मैंने इतना घटिया खेल कभी नहीं देखा, मैडम हुच चीखी। फिर वो मैल्फॉय को डांटने के लिए उड़कर गई, जो वापस अपनी निम्बस 2001 पर बैठ रहा था। धोखेबाज! निकम्मे! ली जॉर्डन अपने मेगाफोन में चिल्ला रहा था और प्रोफेसर मैगोनेगल की पहुंच से दूर नाच रहा था। घटिया! मक्कार! प्रोफेसर मैगोनेगल ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल उनकी भी मुट्ठी मैल्फॉय की दिशा में लहरा रही थी। उनका हैट गिर गया था और वो गुस्से से भड़क कर चिल्ला रही थी। एलिसिया ने गुरुद्वार की तरफ से पेनल्टी ली, पर वो इतने गुस्से में थी कि तूफान गोल से कई फीट दूर से गुजर गया। गरुड़द्वार की टीम की एकाग्रता भंग हो रही थी और नागशक्ति के खिलाड़ी मैल्फॉय की चालबाजी से बहुत खुश थे। मैल्फॉय ने हैरी के खिलाफ जो हरकत की थी, उससे उसका उत्साह बढ़ गया था। नागशक्ति के पास तूफान है। नागशक्ति की टीम गोल की तरफ बढ़ी है। मॉन्टेग्यू ने गोल कर दिया, ली ने आ भरते हुए कहा। गरुड़द्वार की टीम 70-20 से आगे है। हैरी अब मैल्फॉय के इतने पास उड़ रहा था कि उनके घुटने आपस में टकरा रहे थे। हैरी मैल्फॉय को सुनहरी गेंद के आसपास भी नहीं पहुंचने देना चाहता था। दूर हटो पॉटर! मैल्फॉय कुंठा में चीखा जब उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन देखा कि हैरी ने उसका रास्ता रोक रखा है। गरुड़द्वार की एंजेलिना ने तूफान छीन लिया। चलो एंजेलिना, चलो! हैरी ने चारों तरफ देखा। मैल्फॉय को छोड़कर नागशक्ति का हर खिलाड़ी, यहाँ तक कि रक्षक भी एंजेलिना की तरफ उड़कर आ रहा था। वो सब उसका रास्ता रोकने वाले थे। हैरी ने फायरबोल्ट को घुमाकर इतना नीचे झुकाया कि हैंडल पर लेट गया और तेजी से आगे बढ़ा। गोली की रफ्तार से वो नागशक्ति के खिलाड़ियों की तरफ जाने लगा। आ! तेजी से फायरबोल्ट आती देखकर वो लोग तितर बितर हो गए। एंजेलिना का रास्ता साफ था। उसने गोल कर दिया! गरुड़द्वार 80-20 से आगे है। हैरी सिर के बल स्टैंड्स में घुसने वाला था, पर वो रुका, पलटा और दोबारा पिच के बीचों बीच आ गया। और फिर उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका दिल धक रह गया। मैल्फॉय गोता लगा रहा था और उसके चेहरे पर विजय की झलक थी। नीचे घास से कुछ फुट ऊपर सुनहरी की झलक दिख रही थी। हैरी ने फायरबोल्ट को नीचे धकेला, लेकिन मैल्फॉय मीलों आगे था। चलो चलो चलो! उसने अपनी झाड़ू को प्रेरित किया। वो मैल्फॉय की बराबरी पर आ रहा था। जब बोल ने हैरी की तरफ पहलवान मारा तो वो अपनी झाड़ू के हैंडल पर लेट कर उससे बचा। वो मैल्फॉय के टखनों पर ही था, उसकी बराबरी पर था। हैरी ने खुद को आगे फेंका और दोनों हाथ झाड़ू पर से उठा लिए। उसने मैल्फॉय की बाह रास्ते से हटाई और हाँ! उसने गोता पूरा करते हुए हवा में हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्टेडियम में विस्फोट हो गया हो। हैरी भीड़ के ऊपर उड़ता रहा। उसके कान में अजीब सी आवाज़ थी। छोटी सी सुनहरी गेंद उसकी मुट्ठी में कसकर बंद थी और उंगलियों के बीच अपने पंख निराशाजनक ढंग से फड़फड़ा रही थी। फिर वुड उसकी तरफ तेजी से आया। आंसुओं के कारण उसकी नजरें धुंधली हो गई थी। उसने हैरी को गर्दन से पकड़ा और अपने कंधे पर सिर टिकाकर सुबकने लगा। हैरी को दो झटके लगे जब फ्रेड और जॉर्ज आकर उससे टकराए। फिर एंजेलिना, एलिसिया और केटी की आवाज आई। हमने कब जीत लिया! हमने कब जीत लिया! बाहों में बाहें डाले गुरुद्वार की टीम जमकर चीखती हुई जमीन पर उतरी। लाल दुशालों के समर्थकों की लहरों पर लहरें बैरियर पार करके पिच पर भागती हुई आई। खिलाड़ियों की पीठ पर हाथों की बौछार हो रही थी। हैरी को शोर सुनाई दे रहा था और एहसास हो रहा था कि लोग उसे गले लगाने के लिए उस पर कूद रहे हैं। कुछ समय बाद भीड़ ने उसे और टीम के बाकी खिलाड़ियों को अपने कंधों पर उठा लिया। रोशनी में आने के बाद हैरी को हैग्रिड दिखा, जिसने ऊपर से नीचे तक लाल गुलाब वाले बैजेस लगा रखे थे। तुमने उन्हें हरा दिया हैरी, तुमने हरा दिया। ठहरो, हम जाकर बकबीक को बताएंगे। पर्सी भी सारी गरिमा भूलकर पागलों की तरह कूद रहा था। प्रोफेसर मैगोनेगल वुड से भी ज्यादा तेजी से सुबक रही थी और गरुड़द्वार के विशाल झंडे से अपनी आंखें पोंछ रही थी। उधर रॉन और हरमाइनी हैरी के पास आने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो सिर्फ खुलकर मुस्कुराते रहे। जब हैरी को स्टैंड्स तक ले जाया गया, स्टैंड्स में डम्बलडोर बड़ा सा क्विडिच कप हाथ में लिया उनका इंतजार कर रहे थे। सुबकते हुए वुड ने हैरी को कप दिया और उसने उसे हवा में उठा लिया। हैरी को महसूस हुआ कि अगर इस समय एक भी दम पिशाच आसपास आएगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पितृदेव बना सकता है।